अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका हम आज देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग टुडे लेक्चर, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग की थी। हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट 3 पिलर्स को डिटेल के अंदर लास्ट टाइम देखा था, जिसको CIA कहते हैं। ठीक है, और CIA स्टैंड फॉर, C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी एंड A स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी। ये लाजम नहीं है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था आप इसको CIA कहें, लेकिन याद करने के लिए आपको इसमें CIA एजेंसी है, इस तरह आप याद कर सकते हैं CIA, लेकिन आगे पीछे इनका हो सकता है इंटीग्रिटी पहले आ सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी, जिस तरह भी हो। ठीक है, इसके अंदर हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को बात किया था कि आप अनऑथराइज के लिए वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करनी। कोई भी ऐसा बंदा हो जो अनऑथराइज्ड हो, जो उसकी अथॉरिटी ना रखता हो, जिसके लिए ना हो उस तक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो। ठीक है, ये पहले सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल रखना उस डाटा को, उन लोगों के लिए अवेलेबल ना हो जिनका इनसे कंसर्न नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, जो बच्चे पे फी पे करते हैं वही एलिजिबल होते हैं फॉर स्टडी। ठीक है, मतलब एक प्रोसीजर होता है हर इंस्टीट्यूट के अंदर कि आपको बताया जाता है कि आपकी डेट्स है, आपने एडमिशन लेना होता है तो आपको फी पे करनी पड़ती है, और उसके बाद आपका एडमिशन होता है, आपको कोई मेरिट सेलेक्ट करता है, जो भी उनका प्रोसीजर होता है इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज का, उस हिसाब से वो आपको अकॉर्डिंगली ऑथराइज कर देते हैं कि आप अब क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने, जिनका मेरिट नहीं बना, अगर कोई फेल था या किसी ने फीस नहीं जमा कराई, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन थे उसको नहीं किया, तो उनके लिए जो स्टडी है, जो मटेरियल है, जो उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर इंफॉर्मेशन सर्कुलर कर रही है, उनके लिए कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, उनके लिए नहीं है अवेलेबल। इंटीग्रिटी हमने इसको देखा था डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटीग्रिटी, आपका जो डाटा है आपने उसको असल हालत में रखना। इसका हम आई विल ट्राई कि आपको प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा बताया जाए, आपको किस तरह इंटीग्रिटी आप इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका इंटीग्रिटी का मतलब कि जो आपके पास मटेरियल है, अगर मैं आपके पास कोई नोट सेंड करता हूँ या कोई मैसेज सेंड करता हूँ, जो मैंने राइट किया है वही आपके पास जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सपोज मैं व्हाट्सएप के अंदर आप लोगों को हेलो का मैसेज सेंड करता हूँ, HELLO, क्या ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये अगर मैं आपको सेंड करता हूँ, राइट करता हूँ, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपके एंड पे भी वो हेलो ही रिसीव हो। मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर से कोई भी वर्ड मिस हो या मिसप्लेस किया जाए, आगे पीछे किया जाए। ठीक है, अगर सपोज ओ को मिस कर दिया जाए तो हेल बन जाएगा। जो हेलो आपको एक गुड गेस्चर्स के अंदर हेलो का मैसेज आना था, वो अब अग्रेसिव उसमें चला गया कि मैं आपको हेल्प का वर्ड चला गया। तो थर्ड वन, अगर मेरे किसी भी वर्ड को एलिमिनेट कर दे ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, तो वो इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो इंटीग्रिटी जो आपकी असल हालत में मैसेज है बिटवीन टू बंदे, उन्हीं के अंदर जाए। जिस तरह इस वक्त मेरी वॉइस आप तक जा रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वही आप तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आपके पास कोई बिलावल भुट्टो की तकरीर चल रही हो। ठीक है, मेरी वॉइस को एलिमिनेट करके किसी और की वॉइस को ऐड करके आप तक आ रही हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी, हमने कहा कि जिस चीज़ के ऊपर हम कॉन्फिडेंशियलिटी लगा रहे हैं, जिसके लिए हम इंटीग्रिटी कर रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी भी करनी है। ठीक है, जैसे आप लोगों के पोर्टल बने हुए हैं, तो आपको टाइम के ऊपर अवेलेबिलिटी चाहिए जहाँ पे आप पेपर सबमिट कर सकें, अपने लेक्चर्स को व्यू कर सकें। ठीक है, उस सर्वर की अवेलेबिलिटी लाजम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की दी थी कि हमारे पास एटीएम, अगर वो बैंक बड़ा लाउडली कहता है कि जी मेरे पास 24/7 24 घंटे 7 दिन सर्विसेज अवेलेबल है, आई एम इम्प्लीमेंटिंग वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन माय बैंक सिस्टम, और बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर मनी ड्रा इन द एटीएम, और जब आप एटीएम पे जाते हैं, आप
आपके पास कार्ड भी है, आपने बड़ा चर्चा सुना है, लेकिन वो एटीएम के ना चलना उसकी अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ कर देता है। या वो सिस्टम को कोई डाउन कर दे किसी भी बेस की वजह से, या वो खुद से डाउन हो जाए, या कोई ऐसे सोर्सेज़ हों जिसकी वजह से वो डाउन हो गया है, तो आपकी जितनी भी कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि आप तक कोई चीज़ की रसाई नहीं हुई, तो आपने इस चीज़ को भी इंश्योर करना कि अवेलेबिलिटी है। उससे नेक्स्ट जो था, हमने बच्चों जो देखा था, वो हमने ट्रिपल ए देखा था। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन हमने कहा था कि जी आप ऑथेंटिकेट करते हैं, जो आप क्लेम कर रहे होते हैं, आप उसको बताते हैं, आप ऑथेंटिकेट करते हैं कि आई एम, ठीक है। अगर आपके पास यूजर नेम है, अगर सपोज मेरे पास आप लोगों का किसी का यूजर नेम हो और मैं क्लेम करूँ ये मेरा है, तो वो क्लेम ऑथेंटिकेट तब होगा अगर मैं आपका पासवर्ड भी इंटर कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई बंदा कहता है कि आपको आपका नाम लेके बताता है, अगर उसके पास आपका आईडी कार्ड है और उसका फेस भी मैच कर जाता है, अगर उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करा ली, ठीक है, और आपने भी उसको इग्नोर नहीं किया, तो ये ऑथेंटिकेशन है, आप ऑथेंटिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं तो आपको अथॉरिटी दी जाती है, जिस तरह ईमेल सिस्टम के अंदर आप यूजर नेम पासवर्ड इंटर करते हैं, ऑथेंटिकेशन आपकी एक फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है, फिर आपको ऑथराइज किया जाता है, ऑथराइजेशन दी जाती है आपको कि आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं अपनी इनबॉक्स की इस लिमिट्स के अंदर, सेंड, डिलीट, इनबॉक्स और अपना ड्राफ्ट के अंदर समथिंग देख सकते हैं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज अपने मेल बॉक्स के अंदर कर सकते हैं, और आपको लिमिटाइज कर दिया जाता है, और उसके अलावा आप वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो, उसकी ऑथेंटिकेशन, उसके बाद आपकी ऑथराइजेशन, और लास्ट के अंदर आपकी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कि आप जो एक्ट किए हैं, जो आपको जब ऑथराइजेशन दी, तो आपकी उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो कि आपको पता आपकी कल को ऑडिट की बेस के ऊपर आपको चेक किया जाए कि आपने कितना किया, जिससे मैंने आपकी इंटरनेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि अगर आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, आपका यूजर नेम पासवर्ड होता है, ठीक है, वो लगता है आपके मॉडेम के अंदर, तो आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, फिर आपको ऑथराइज कर दिया जाता है, हाँ जी इसके पिछले तमाम बिल ठीक है और इसको हमने ब्लॉक लिस्ट नहीं किया हुआ, तो इसको ऑथराइजेशन है कि कोई भी वेबसाइट्स को ओपन कर सकता है। वो वेबसाइट्स को जब ओपन करता है, जो भी यूजेस करता है, डाउनलोड करता है, अपलोड करता है, उसकी काउंटिंग की जाती है कि इसने कितना अपलोड किया, कितना डाउनलोड किया, ठीक है। बाकायदा हमारे पास सिस्टम्स होते हैं और उसके अगेंस्ट हमने पोर्टल बनाए होते हैं। पोर्टल क्या होते हैं, एक सब वेबसाइट टाइप होती है जिसका कोई स्पेसिफिक एक पर्पज होता है, उस तरह के वो पोर्टल से बनाए होते हैं। उन पोर्टल्स के ऊपर हम यूजर नेम्स डाल के उसकी यूजेज निकाल सकते हैं। अगर कोई क्लेम करता है कि देखिए मैंने तो आपका इंटरनेट लगाया और फर्स्ट डे से मेरा तो चला ही नहीं, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी मैंने यूज किया, मैंने तो यूज ही नहीं किया और आपने बिल भी भेज दिया। इस तरह का अगर वो क्लेम करता है, तो हमारे पास अकाउंटिंग उसकी ऑन होती है, उसकी यूजर नेम की, प्लस उसके सारे तमाम स्टैट्स आ रहे होते हैं, उसका आईपीज की भी हमारे पास तमाम डिटेल्स होती हैं, उसके मैक एड्रेस कौन से सिस्टम से आया और किस पोर्ट के ऊपर ये था, हमें तमाम लेने हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी की, जिसको काउंटिंग भी कहेंगे कि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, कि मेरा यूजर नेम था, आपका यूजर नेम था एग्जांपल के तौर पे आप में से किसी का, ठीक है, और मैंने इलीगली मेरे पास कहीं से आ गया यूजर नेम पासवर्ड, मैंने उसको यूज कर लिया, ठीक है, और आप जब उस टाइम पीरियड में यूज करते थे, तो वो मेरा जाहिर सी बात मेरे पास था, तो आप यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक हो गया। तो उसके अंदर उस दौरान क्या हुआ कि मैं यूज़ करता रहा इलीगली, और मैं उसके ऊपर ब्राउज़िंग भी करता रहा, और आपने क्लेम किया अपनी आईएसपी कैसी, मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, आपने बिल भी मुझे दे दिया और मैंने इतनी यूज़ेज की नहीं, ठीक है? मैं हिडनली इलीगली यूज़ करता रहा। जो आईएसपी होती है उनके पास ऐसे पोर्टल्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर वो देख सकते हैं और वो उसकी पोर्ट भी निकाल सकते हैं कि किस पोर्ट के ऊपर इसकी पैचिंग हुई थी, कौन सी पोर्ट से लगा और कितना किस टाइम ऑन हुआ, किस टाइम ऑफ हुआ, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है उनके सिस्टम, तो दे कैन ट्रेस मी, तो इस वजह से इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि कौन जिस बंदे को अथॉरिटी दी है वो कल को इंकारी ना हो जाए कि मैंने ये काम किया नहीं। तो ये लास्ट लेक्चर था जो हमने बड़ा डिटेल में दिया था और इसी की बेस के ऊपर हम फर्दर तमाम आगे काम करेंगे, देखिएगा जरा। आज का जो लेक्चर है बच्चों वो है नॉन रेपुडिएशन क्या होती है। नॉन रेपुडिएशन मीन यूजर कैन नॉट डिनाई
repute having performed a transaction. It combines आपकी authentication and integrity. Non-repudiation authenticates the identity of user who perform a transaction and ensures that integrity of the transaction. नॉन रेपुटेशन यही है कि आप डिनाइड नहीं करते जिस तरह आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लॉग्स बना दी जाती हैं, ठीक है, और उन लॉग्स के ऊपर जैसे मैं आपको भी बता रहा था लॉग्स है, तो आपके पास दो चीजें होती हैं कि आप उसकी इंटीग्रिटी को भी इंश्योर कर देते हैं और ऑथेंटिकेशन के बाद आप उसकी नॉन रेपुटेशन की बेस के ऊपर बताते हैं कि भाई ये आपने ये काम किया है और आप इसके ऑथराइज पर्सन से आपने लॉगिन किया। या एग्जांपल के तौर पे एक ले लेते हैं कि कोई डाटा सेंटर था जहाँ पे बड़ा सेंसिटिव सिस्टम्स लगे हुए थे और उनकी जो सिक्योरिटी थी वो उसके अंदर कुछ वीकनेसेस थी। वीकनेसेस क्या थी, सपोज मैं वहाँ का एम्प्लॉय था और उन्होंने सिंपल कार्ड बेस के ऊपर एंट्री ऑन की हुई थी। कार्ड डोर तो ऐसा लगाया हुआ था जिसके ऊपर कार्ड बेस के ऊपर थी, आम बंदा उसको पुश और पुल करके उसको नहीं ओपन कर सकता था, उसके ऊपर कार्ड एंट्री थी। कार्ड एंट्री बेस के ऊपर किसी के पास जो अगेंस्ट हैकर टाइप था बंदा, उसके हाथ मेरा कहीं से कार्ड लग गया और उस बंदे ने उस सिस्टम को अप्रोच कर लिया और उधर जाके उस सिस्टम की जो मेन डोर था उसके सामने मेरा कार्ड शो किया या स्वैप किया, जो जैसा भी उसका प्रोसीजर था कार्ड का, उसने जब वो किया तो मेरा जो उधर का ऑथराइज पर्सन था, मैं उस मेरी ऑथराइजेशन उस बंदे को चली गई क्योंकि उसने अथेंटिकेशन कर दी। अब इंटीग्रिटी वो कुछ भी कर सकता है, जो जिस पर्पज से वो आया था, जाहिर सी बात है नेगेटिव पर्पज होगा, वो सिस्टम को डाउन करना चाहता होगा या सिस्टम में कोई चेंजिंग करना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता, उसने कर लिया। तो अथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी दोनों मेरी पहले ऑथेंटिकेशन है और उसके अगेंस्ट मेरी इंटीग्रिटी जाहिर सी बात है कंप्रोमाइज होगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि सिंपल देख के चला जाएगा कि क्या सिस्टम यहाँ पे लगे हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई पर्पज होगा, उस सिस्टम को स्टोलन करना चाहता हो, उसकी हार्ड ड्राइव से डाटा लेना चाहता होगा, इस तरह कोई भी एक्टिविटी करना चाहता हो या उसको चेंज करना चाहता होगा। अब मैं नहीं मुकर सकता क्योंकि कल को अगर मेरी कंपनी कहती है कि जी आप आए, आपके कार्ड से एंट्री हुई है, उसके बाद से ये हमारा सिस्टम हमारी उस जगह के ऊपर प्लेस के अंदर डाटा सेंटर में अवेलेबल नहीं है, तो लास्ट जो एंट्री थी वो आपके कार्ड की थी, आपका कार्ड किधर है? तो मैं अगर कहता हूँ कि जी मेरा कार्ड स्टोलन हो गया है, तो वो कहेंगे कि ये आपका प्रॉब्लम था, यू शुड इन्फॉर्म वेल इन टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप बताते, सिक्योरिटीज को इन्फॉर्म करते कि आपका कार्ड लॉस्ट हो गया या आपका पर्स लॉस्ट हो गया जिसके अंदर एक बड़ा सेंसिटिव आपके पास जो कार्ड था हमारा वो था, ठीक है। तो इस तरह की कोई गैप्स के ऊपर आपकी नॉन रिपुटेशन उसको कहते हैं कि आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो मैंने एक वीक पॉइंट बताया, वरना के डिफरेंट एग्जांपल्स को हम फर्दर देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जी लीस्ट प्रिविलेजेस एंड नीड टू नो। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, प्रिविलेजेस जो आपको इख्तियारात दिए जाते हैं, एंड नीड टू नो आपको पता होना चाहिए किसको कौन से इख्तियारात दिए गए हैं, ठीक है। इसमें यही बात करता है कि जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज़ाहिर बात है आपका पैसा बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, पूरी दुनिया में कोई भी बैंकिंग सेक्टर है, उसका बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। पैसे की सारी लड़ाई जंगें हैं, ठीक है। एक-दूसरे से इमदाद भी मुल्क जो है पैसे के लिए ही माँग रहे होते हैं और जंगें भी लड़ रहे होते हैं, कोई फ्यूल को बेच के पैसा कमाना चाहता है, सो ऑन। तो इसी तरह बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो हम आवाम ने पैसा रखा होता है पूरी दुनिया में जो भी बैंक्स हैं, तो उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से ऐसी पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं जो बेस्ट वन होती है, जिसके अंदर लीज प्रिविलेजेस भी यूज किए जाते हैं। उसको इसका मकसद क्या होता है कि कम से कम इख्तियारात दे दिए जाएं ताकि कल को ऑडिट के अंदर आसानी हो और कल को नॉन रेपुटेशन की बेस के ऊपर वो हम किसी को पकड़ सकेंगे। आपको तो लीज प्रिविलेज से ही आपके राइट्स थे। एग्जांपल के तौर पे वहां पे लॉकर सिस्टम होता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, और उस जो लॉकर होता है जिसके अंदर मेन तमाम पैसे जो जमा किए जाते हैं या बैंक ऑन करता है या लोग जमा करवा के जाते हैं, वो पूरे उस लॉकर में डाले जाते हैं। वो एक बड़ी सेफ, बहुत बड़ी सेफ होती है जिसके अंदर बच्चों 3 लोगों की इसकी कीज इकट्ठी लगती हैं। डिफरेंट पैटर्न होता है, कईयों की एक बार टर्न लेती है फिर सेकंड वन लगाता है और सो ऑन। और कई बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो एक साथ लगती हैं डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर, और एक साथ उसको वो टर्न देते हैं 1 2 3 कह के, और वो
ऑन होती हैं, डिफरेंट लॉकर्स होते हैं, लेकिन 3 कीज मिनिमम प्रोसीजर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि कल को अगर हमने एक बंदे को कीज दे दी, सपोज मेरे पास की थी, मैं मैनेजर था और मैं लॉस्ट कर बैठा, या किसी ने मुझसे किसी तरह भी फ्रॉड करके मेरे से की ले ली, तो अगर उसने अप्रोच कर लिया, मेरा एम्प्लॉयज था या बाहर का आउटसाइडर था, कैसे भी वो अप्रोच हो गया, और तो वो लॉकर से पैसे निकाल सकता है, ठीक है। उसकी बेस के ऊपर उन्होंने टू को एडिशन किया कि 2 बंदे कम से कम होने चाहिए जो आपके इसके अंदर अगर की इंसर्ट करते हैं और अगर वो मूव करते हैं कीज को, ठीक है, तो वो ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा। तो 2 बंदे मिलने के चांसेस ज्यादा थे। दो की मेंटेलिटी हो सकती है कि वो कहते हैं हाँ यार चोरी करते हैं और अपना शॉर्टकट से अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी साइकोलॉजी बेस के ऊपर के 2 बंदों को मिलाना आसान है। एक बंदा अगर करप्शन की तरफ चला गया तो वो दूसरे का माइंड सेटल कर सकता है। दैट्स व्हाई दे ऐड द मिनिमम 3 पर्सन्स इन द बैंक ऑन डिफरेंट पोस्ट, एक मैनेजर, एक ऑपरेशन मैनेजर्स एंड एक कैशियर, ठीक है। 3 बंदों की कीज उसके अंदर लगती हैं। अब 2 बंदे अगर करप्ट हो गए, तीसरा नहीं हो सकता, उसके चांसेस बहुत है। वो बदकिस्मती है उस बैंक की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि तीनों के तीनों करप्ट हो गए और उन्होंने उसके अंदर इंसर्ट की और तीनों के तीनों पैसा लेके फरार हो गए, ठीक है। इट्स अ लीस्ट पॉसिबिलिटी। लेकिन लीस्ट प्रिविलेजेस का मतलब कि आपने कम से कम इख्तियारात देने हैं ताकि करप्शन उससे कम से कम हो। ऐसा ना हो कि आप कह देंगे जी आपके पास तमाम और राइट्स है, आप गेट्स की रिक्वायरी भी आपके पास है, आपके पास अकाउंट्स की आपके पास है, आप सिलेबस को भी आप डिजाइन करेंगे, आप टीचर्स को भी आप देखेंगे, आप फाइनल एग्जाम्स को भी आप देखेंगे, यू हैव ऑल द अथॉरिटी। जब आपके पास इतनी अथॉरिटी होगी तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई डेंट निकल आएगा जिसके ऊपर आप क्लेम हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई एक रूल बनाया जाता है जिसको कहते हैं लीस्ट प्रिविलेजेस, जो मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू बताया। कम से कम इख्तियार दे दिए जाते हैं, उसके राइट्स रख दिए जाते हैं कि भाई आपका यहाँ तक राइट है, उसके बाद ये उसका राइट है, उसकी उसको अथॉरिटी दी जाती है, उसके बाद उसको अथॉरिटी दी जाती है। अगर आप में से कोई गया हो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो बैंक का काम किया हो, तो वो इसी तरह अगर जमा करवाता है, कोई कैश जमा करवाता है, कैश विड्रॉ करवाने जाता है, तो वो इसी तरह कैशियर की एक अपनी देता है और उसके बाद उसके डिफरेंट बैंकिंग के अंदर डिफरेंट है, तो मिनिमम 2 पर्सन की उसके ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। अगर हाईवे अमाउंट्स विड्रॉ हो रही होती हैं तो फिर वो ऑपरेशन मैनेजर की तरफ मूव कर देते हैं और वो ऑपरेशन मैनेजर उसको वेरीफाई करता है और उसके ऊपर वो ऑथराइज कर देता है अपने साइंस कि हाँ जी मैं भी होशो हवास के अंदर देखता हूँ इसके सिग्नेचर, और मैंने तमाम चीज़ों को वेरीफाई किया और मैं इसको ये अमाउंट जो इसके चेक के ऊपर मेंशन है मैं इसको दे रहा हूँ, ये विड्रॉ कराने आया था, ठीक है। तो लीज प्रिविलेजेस की बेस के ऊपर आपने सिक्योरिटी को रखना है। हम सिक्योरिटी का सब्जेक्ट रख रहे हैं तो कीप इन माइंड हाउ टू सिक्योर आवर थिंग्स, ठीक है। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, इसके अंदर हम उसको मिनिमम करेंगे। काइंडली 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो लीज प्रिविलेजेस मीन कि आपने मिनिमम अपने देने राइट्स एम्प्लॉइज को, ताकि उनका ऑडिट हो और उस तरह वो करप्शन कम से कम करने के उनके चांसेस बने। सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं, 2 टर्म्स यूज करते हैं, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज किया जाता है। सब्जेक्ट इज एन एक्टिव एंटिटी ऑन अ डाटा सिस्टम, कोई भी डाटा सिस्टम है उसके अंदर जो एक्टिव एंटिटी होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। मोस्ट एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट इन्वॉल्व पीपल एक्सेसिंग डाटा फाइल्स, जो लोग डाटा फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट्स हैं। हाउएवर कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन बी सब्जेक्ट एज वेल, जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको आप यूज कर रहे हैं, जिसमें इस वक्त मैं पावर पॉइंट को यूज कर, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स और पर स्क्रिप्ट, कोई भी ऐसी चीज डाटा फाइल्स के अंदर जो इनएक्टिव के अंदर है, जिसको उस वक्त यूज के अंदर होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बच्चों किसको कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज एन एनी पैसिव डाटा विद इन द सिस्टम, कोई भी आपके सिस्टम के अंदर ऐसा डाटा जिसको आप यूज नहीं कर रहे होते। लाइक इस वक्त अगर मेरी ड्राइव्स डिफरेंट हैं और उनके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, तो इस वक्त तो पैसिव हालत में है। पैसिव कहते हैं जो यूज में नहीं होती, जो एनर्जी नहीं ले रही होती, ठीक है, जिसको आप यूज नहीं कर रहे होते, तो उसके लिए पैसिव का वर्ड यूज किया जाता है।
तो सब्जेक्ट कौन से हैं जो एक्टिव फॉर्म के अंदर है, और ऑब्जेक्ट्स किनको कहेंगे जो आपके पैसिव हालत के अंदर, जो यूज के अंदर नहीं है। ऑब्जेक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स or physical paper to database table to the text file. The important things to remember about object is that they are passive within the system. They not manipulate other objects, जो दूसरों के साथ इंटरफेस नहीं करते, जो टोटली उस हालत के अंदर होते हैं, जो नॉन एक्टिव होते हैं। डिफेंस इन डेप्थ, दिखने में ये छोटा सा वर्ड है और ये थोड़ी सी 3-4 लाइंस लिखी हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस का मतलब आप अपने आप को बचाते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारी डिफेंस जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा मुल्क हमारा दुनिया में सरवाइव करेगा। ठीक है, ऐसा ही है ना, दुश्मन जितने भी नासर हैं जो हमें अनस्टेबल करना चाहते हैं किसी भी बेस के ऊपर, कोई हमारी एटॉमिक फार्मूला को स्टोलन करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय या डीएक्टिव करना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि अगर इनके पास एटॉमिक बम है, ठीक है, और यही आपकी सर्वाइवल है इस मुल्क का कि आपके पास एटॉमिक बम्स हैं, दैट्स व्हाई नो वन भी नहीं करता, आपको इतनी की कोशिश करता और हिम्मत नहीं करता, बियर नहीं करता कि आपको कि अटैक कर सके। ठीक है, तो उनमें किसी में डेयर नहीं है इतना कि इस मुल्क को गंदी आंख से देखे। वो किस वजह से कि अगर इनके साथ जंग करते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता ये स्टेज के ऊपर होता है मुल्क कि दे आर गोइंग टू लूज द बैटल, तो दे हैव द लास्ट ऑप्शन दैट इज एटॉमिक बम। ठीक है, तो हमने ऐसी ही अपनी डिफेंस जो है उसको मजबूत किया हुआ है, इस हाईएस्ट जो न्यूक्लियर बम है उसको बना के, और डिफरेंट मिसाइल सिस्टम अपनी डिफेंस को मजबूत किया हुआ है। तो जो हम सिक्योरिटी सिक्योरिटी वही फिजिकली की बात करते हैं, लेकिन हम आईटी के अंदर सिक्योरिटी को देख रहे हैं, जो हमारे लैपटॉप सर्वर्स के अंदर डाटा है, या हम पूरी दुनिया में इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो हमने अपना लैन वैन के ऊपर कम्युनिकेशन कर रही है, हम उसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर डिफेंस इन डेप्थ क्या है, जिस तरह ओनियन की एग्जांपल देते हैं इसके अंदर, जो आपकी प्याज होती है, अल्लाह का निज़ाम है उसके अंदर, देखें उसके ऊपर कितने लेयर्स होती हैं। ऊपर उसके ऊपर जब शुरू के अंदर वो वेट फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है, गीली जिसको कहते हैं प्याज होती है, और जब वो ऐसे से खुश्क हो जाती है, वो लेयर उसकी खुश्क हो जाती है, जो आराम से उतर भी जाती है। उसके बाद वो तमाम जितनी भी होती हैं वो वेट फॉर्म के अंदर होती है उसकी लेयर, जिसको आप उतार सकते हैं। और नीचे अंदर अगर आप उसको उतारते जाएं, तो नीचे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ओनियन की एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्याज की, जिसके अंदर सपोज करें कि एक अंदर हमने यूएसबी है अंदर, ठीक है, बिल्कुल अंदर, जिसको फर्दर हम लेयर आउट नहीं कर सकते, वहां पे एक्चुअल डाटा है, तो उस प्याज के ऊपर कितनी लेयर्स है। ठीक है, तो इफ हम किसी को देते हैं और हम कहते हैं कि यार इस प्याज के अंदर यूएसबी है और उसको डिग आउट कर लो, तो वो कितना उसको टाइम लगेगा, वो उसको उतारेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही आपने कोई भी डाटा बनाना है, या आपने अपने जैसे हमने एटॉमिक की बात की, इसको सेव करने के लिए इसके भी ऊपर लेयर्स होंगी सिक्योरिटी की, जैसे हमें नहीं, हमारे लिए अननोन है, हम सिविलियंस हैं, तो वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट कि किस लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है हमारी फोर्सेस ने। बट सेम ऐसी ही सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की जाती है फिजिकली, जैसे आपकी कोई हाई प्रोफाइल्स चलती है, तो उनको भी ऐसे हाई जो है ना लेयर्स के अंदर किया जाता है, फ्रंट एंड बैक के ऊपर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि वहां तक वो ना पहुंच सके। तो ये जो आपके पास सामने इस वक्त ये पिक्चर आ रही है डिफेंस के तौर पे पर है, कि यहाँ पे आपके पास पोस्ट डाटा है, और आपके ऊपर एक किसी तरह लेयर्स वाइज आपने सिक्योरिटी लगाई है, वो इसको ब्रेक करेगा, वो नेटवर्क सिक्योरिटी को करेगा। ठीक है, वो फर्दर सो ऑन करता करता डाटा सिक्योरिटी करता तब पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है, हर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होगा कि कहीं ना कहीं वो तमाम सिक्योरिटी को ब्रेक कर सके। जिस तरह आपकी हमारे साहिवाल के अंदर भी जेल है, तो इनकी भी ऐसी सिक्योरिटी होती है कि आपको फ्रंट एंड के ऊपर नजर आ रहा होता है कि वो आपके इलीट फोर्सेस के जवान और पुलिस के जवान खड़े होते हैं एक्टिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, कई दफा नहीं भी खड़े होते, पैसिव फॉर्म में भी खड़े होते, तो आपको लगता है कि यार कितना आसान है इसको तोड़ना है, ऐसा नहीं है। उसके बाद वो फर्दर एक सिक्योरिटी होती है, लेयर्स होती है, और सो ऑन, उसका अंदर जाके कहीं दरवाजा बनाया जाता है फिजिकली। प्लस आपने आईटी के अंदर सेम पैटर्न के अपने अपने डाटा को करना होता है। जैसे मेरा सिस्टम है, मैं इससे पहले एक फायरवॉल लगा लेता हूँ, हार्डवेयर फायरवॉल लगा लेता हूँ, राइट। इफ यू वांट टू एक्सेस माय सिस्टम,
तो आपको मेरे फायरवॉल जो हार्डवेयर फायरवॉल होगी, उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना पड़ेगा। जब आपने इसको ब्रेक किया, तो फर्दर मेरे पास क्या है, अगर मेरा सिस्टम होगा, अगर आपने मेरी फायरवॉल को ब्रेक कर लिया, तो आप मेरे सिस्टम तक एक्सेसिबल होगे, राइट? तो मैंने उसके बाद क्या रखा, उसके बाद सपोज़ मैंने सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल रखी हुई है, ठीक है? आपको मेरे सिस्टम फायरवॉल को डिसेबल करना पड़ेगा या उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, मैंने हार्ड ड्राइव के ऊपर कोई सिक्योरिटी लगाई हुई है, ठीक है? बिट लॉकर लगाया हुआ है, सो ऑन, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडो बेस्ड भी एंड सो ऑन, ठीक है? मैंने उस डाटा को कहाँ तक रखा, उसके बाद अगर वो उसने मेरा बिट लॉकर भी सपोज़ ब्रेक कर लिया और वो मेरे फ़ोल्डर तक आ गया, उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने एन्क्रिप्शन कौन-सी लगाई है, एन्क्रिप्शन को देखेंगे, अभी परेशान नहीं होना क्या वर्ड होता है, ठीक है? मैंने उसको कैसे सिक्योर किया और कितना मैंने उसको फ़ोल्डर वाइज़ कैसे उसको सेव किया, ठीक है? क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। तो ऐसे ही आपने किसी की भी जो सिस्टम्स होते हैं आपने डिज़ाइन करते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको डिफेंस इन डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है? और अगर आप उसको माइंड में रख के उसी तरह सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी सिक्योरिटी डिज़ाइन हो जाती है। जैसे आपको अगर कहा जाए, आपने मकान बनाना है अपना और आपको पैसों का मसला नहीं है, जगह का मसला नहीं है, तो आप ऐसे ही बनाएँगे ना, राइट? ठीक है? तो आप अपने घर को मैक्सिमम सेव करेंगे, पहले आप दीवारें बड़ी करेंगे, बड़े दरवाज़े रख देंगे, बड़ा गेट रख देंगे, वहाँ पे इसी तरह सिक्योरिटी को बैठाएँगे, ठीक हो गया? और उसके बाद आपका जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के पास कोई सिक्योरिटी बैठती है एंड सो ऑन। आपका मेन जो आपका एंट्रेंस ऑफ द घर आ गया, वहाँ तक है, वहाँ एक दरवाज़ा लगा होता है, जो मेन मोस्टली लोग बहुत अच्छी वुड का बनाते हैं। उसके बाद सो ऑन आपके कमरे तक आपकी जो एक्सेस होती है, वो इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब, ठीक है? तो आप ऐसे ही फर्दर जो है ना कीप इन माइंड रखते हुए कि जी डिफेंस इन डेप्थ के आपने इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फिजिकली। और जो मैंने आपको आईटी बेस भी बताया कि आप इसी तरह अपने सॉफ्टवेयर्स की बेस के ऊपर उसको मैक्सिमम इंश्योर करेंगे, एक नहीं चार चार पांच पांच पैरेलल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेंगे, नेटवर्क को कैसे सिक्योर करेंगे, डाटा के ऊपर कैसे सिक्योरिटी लगाएंगे, ठीक हो गया, एंड सो ऑन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सिक्योरिटी लगाएंगे। तो ये था आपका डिफेंस इन डेप्थ का पॉइंट ऑफ व्यू। ये बच्चों इतनी कुछ खास चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। जो आपके लॉज़ होते हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज़ हमारे बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, ठीक है? वो अथॉरिटी क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन डिज़ाइन करती है फॉर दोज़ किनके लिए, जो आईएसपीज़ हैं इस मुल्क की, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी जिनको कहते हैं। वो जो डाटा प्रोवाइड करेंगे, वॉइस प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी एक पूरी अथॉरिटी है, ठीक है? नेप्रा आई थिंक सो कहते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, वो अथॉरिटी है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को देखती है, ठीक है? और इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लाइंस लॉज एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं होते। जिस तरह आपकी कोई क्लास हो रही थी, आप उससे ले लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, आपके एडमिशन है तो वहाँ पे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, आपका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जाता है, ठीक है? और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अगेंस्ट भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगे होते हैं कि ये इतने परसेंट हो, अगर आपके इतने परसेंट है तो ऐसे है, तो ऐसे है, सो ऑन, ठीक है? स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है। तो अगर आप ये करेंगे ड्यूरिंग डिग्री, अगर कोई आप ऐसा एक्टिविटी करेंगे, अगर आपकी कोई ड्यूरिंग लड़ाई हो जाती है या आप कोई बदतमीजी करते हैं, कोई आप पेपर के दौरान नकल के अंदर पाए जाते हैं, खुदा ना खास्ता, और आप ऐसे ब्रेक करते हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो हम कोई आपको पेनल्टी दे सकते हैं, आपको टर्मिनेट के भी हम इख्तियारात करते हैं, ठीक है? तो वो तमाम ऐसी चीज़ें वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। कंप्लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे। अनफॉर्चुनेटली इस पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं, ये कोई हिडन बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे लॉज की बड़ा लैक है, और अगर लॉज का कहीं पे हो भी जाता है अगर कोई फैसला, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है? तो यही चीज़ें यहाँ पे दी हैं। तो यहाँ पे मेजर 3 लॉज़ को बता रहा है कि जी सिविल लॉ क्या होता है, जो हमारे आम सिविलियंस के लिए बनाया जाता है, जो कंट्रीज़ के अंदर होता है, जो सिस्टम को चला रहे होते हैं, जो सिविल सिविल लॉ कहलाता है, ठीक है? जो हमारे राइट्स हैं, हम कुछ भी करते हैं, अगर हमारे पास
बिजली है, अगर हम पे करते हैं और हमें बिजली नहीं मिलती तो वो बिल नहीं सेंड कर सकते, ठीक है? जितनी हम यूटिलाइज़ करेंगे, उतना ही करेंगे। इसी तरह आपके ट्रैफ़िक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज़ हैं, ठीक है? तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। उसके बाद लॉ कॉमन लॉ है, उसकी ये जो लॉ होता है जिसको कॉमन लॉ कहते हैं, ये बच्चों ज़्यादातर ये 3 मुल्क्स के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। उनके अंदर ब्रिटिश के अंदर ये चलता है, ठीक है? इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान नहीं है ये, मोस्टली उनका जो एक लॉ है, उसको कॉमन लॉ कहते हैं। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएँगे, सिंपल हमने हमें इतना पता होना चाहिए कि ये लॉज़ क्या हैं, इस वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा इन्फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ सीआईएसपी और आपकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कौन से लॉज हैं। अगर आप कोई सिक्योरिटी किसी की ब्रेक करते हैं, अगर आप बैंकिंग को हैक करना चाहते हैं, तो अगर आपको सिविल लॉज के हिसाब से, अगर आप अमेरिका में हैं, तो आपको कॉमन लॉ के हिसाब से आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी और आपको अंदर किया जाएगा, आपको पेनल्टी डलेगी हैवी किस्म की। इस तरह रिलीजियस और कस्टमरी लॉज होते हैं, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, आपके रिलीजन्स के हिसाब से आपके लॉज बनाए जाते हैं उस कंट्री के अंदर। आपको ऐसा मटेरियल नहीं पास आउट कर सकते जो किसी की दिल आज़ारी करे, ठीक है? और रिलीजियस बेस के ऊपर आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, ठीक है? और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप लॉज बनाते हैं। जिस तरह इस्लामिक लॉ है हमारा, हम कहते हैं कि जी हम इस्लामिक लॉ अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो चोर जो चोरी करेगा, इस्लाम में उसकी क्या सज़ा है, उसके हाथ हाथ काट दिए जाते हैं, ठीक है? और इसी तरह डिफरेंट हमारे पास इस्लामिक जो है हमारे पास लॉज़ हैं। तो अगर हम उनको देखते हैं, तो उस हिसाब से हमारी डिफरेंट सज़ाएँ हैं। उसके बाद हमारे पास क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ, जो भी आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, चोरी करते हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कोई हैकिंग करते हैं, किसी का सिस्टम स्टोलन करते हैं, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाता है। सिविल लॉज वही जो मैंने आपको बता दिया, एसोसिएटेड विद द इंजरीज ऑफ द समथिंग लॉज, जो आपके यहाँ पे आम रूटीन के अंदर एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उनके अंदर जो लॉज होते हैं, जो सिविल्स को हिफाजत देते हैं, उनको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, वो उनके सिविल्स लॉ के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लॉज कौन से होते हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही होती है, उनके भी कुछ कानून होते हैं, उनके बाकायदा उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं। वो ऐसे नहीं कि अपनी मनमानी करें, ठीक है? दे हैव द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, और जिसकी बेस के ऊपर आपकी मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसीज चलती हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई they can't intercept with each other's work, वो एक दूसरे के काम के अंदर मुदाखलत नहीं करते। they have the limited rights और उन राइट्स को यूज करते हैं। और इसी तरह वो आपके लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अंदर अगर आप कोई लैग करते हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेनल्टी भी दी जाती है, ठीक है? अगर एग्जांपल के तौर पे एक बंदा सीएम की पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो ही इज ऑन हाईएस्ट पोस्ट इन पाकिस्तान, सीएम पोस्ट यहाँ पे अगर आया है पंजाब के सूबे वाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अगर वो उस पोस्ट पे बैठा हुआ है और वो नाजायज भर्तियां करना शुरू कर दे, या सिफारिशें पैसे की बेस पे लगाना चाहिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा और उसके अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो लगेगा। इसी तरह आपकी फोर्सेज उनमें से अगर कोई करता है, तो वो भी उसमें ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से में आते हैं कि उन्होंने आपके उसकी खिलाफ वर्जियां की हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास लॉज थे जो हमने अभी तक देखे।